Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanchi and welcome to Let's Learn. होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम ऑफलाइन पेपर का एनालिसिस करेंगे क्योंकि इस बार से एग्जाम वापस से ऑफलाइन हो गया है, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा रहे कि ऑफलाइन में आता कैसे है पेपर। दोनों साइड, एक साइड इंग्लिश होती है, दूसरी साइड हिंदी होती है, और कुछ पेपर्स हम ऑफलाइन वाले भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए कि यार हमने तो ऑनलाइन वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, ऑफलाइन किए नहीं, तो शायद कुछ अलग आता होगा। तो वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी और आपको पता चलेगा ये 2016 का पेपर है ना। और आपको ये पता लगेगा कि जो काम आप आज कर रहे हैं या हम मिलकर के कर रहे हैं वो सिलेबस सेम है, चीजें सेम है। एक दो टॉपिक्स को अगर छोड़ दें, टॉपिक भी क्या है, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक आध क्वेश्चन इस बार वाले सेक्शन में तो कमी है, पिछले साल जब पहली बार ऑनलाइन हुआ तब ज्यादा है क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कहानी। और वही क्वेश्चंस जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आज मल्टी रिसोर्स या मल्टीलिंगुअल कंट्री की या मल्टीलिंगुअलिज्म की बात कर रही है, वो आज से पहले भी होती थी। तो आपको नजर आएगा जिन्होंने पढ़ाई की है कि सेम ही है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए पढ़ते हैं, और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको दिक्कत ना ऑफलाइन में होगी ना ऑनलाइन में होगी, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हमारे पोल वाले मास्टर जी ज्यादा जल्दी में रहते हैं। देखिए एक बार, अगर हम बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी, ये 30 क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे। और इसमें मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करें पढ़ने में, क्योंकि वो टेंशन पेपर वाली क्रिएट होनी चाहिए, है ना। हल्का फुल्का क्या होता है, हम टेंशन में तो गलती करते हैं पेपर में, तो ये आप पढ़ेंगे और जवाब देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बी ऑप्शन 91% लोग कह रहे हैं। आज बैच में क्लास नहीं हुई है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। ये वाली क्लास भी मैं बहुत कम समय और जितनी क्लासेस हो जाए उतना अच्छा है, तो पूरे एफर्ट के साथ पूरी एनर्जी बना के रखने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट क्लासरूम्स इन इंडिया आर मल्टीलिंगुअल एंड दिस नीड्स टू बी सीन एज डैश बाय द टीचर। यानी भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। अब हमें पता है, कल भी हम बात कर रहे थे, आपका जो एनसीएफ है उसमें प्रॉपर एक हेडिंग है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भी, और उसके बाद भी जब हम एनईपी की भी बात कर रहे हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, एक रिसोर्स है, यानी बहुभाषिता। एक कक्षा में बहुभाषाएं बोलने वाले, यानी एक या उससे अधिक भाषाएं बोलने वाले, दो या दो से अधिक भाषाएं बोलने वाले बच्चे होंगे। कोई ऐसे घर से आता होगा जहां गुजराती बोली जाती है, किसी घर में मलयालम। इसको एक टेस्ट की तरह भी लेके चलेंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल नहीं होता, बॉदर नहीं करता। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, ये एक संसाधन है, एक एसेट है, रिसोर्स है, या फिर एसेट है, पूंजी है ना। यही शब्द जो है यूज होते आ रहे हैं और इन्हीं को हमें ध्यान में रखना है। तो भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, यानी कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं एक कक्षा में। इसे शिक्षक द्वारा एक संसाधन के रूप में देखना है, ना कि समस्या के रूप में, ना बाधा के रूप में, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से बहुत सारे शब्द सीखेंगे भी और एक्वायर करेंगे। कुछ कुछ चीजें आप सीख जाते हैं जिन साथियों के साथ आप रहते हैं। अगर आप किसी साउथ इंडियन व्यक्ति के साथ रहते हैं और वो अंग्रेजी का इस्तेमाल ज्यादा करता है फॉर एग्जाम्पल, तो हो सकता है कि आपके भी कुछ वर्ड्स जो हैं वो क्लियरली बेटर हो जाए, या आपसे वो कुछ हिंदी के शब्द सीख ले। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, इसी क्वेश्चन को जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, इसी को कल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपना नाम चिपका करके पूछ रही थी, परसों एनसीएफ पूछ लेगा। बात एक ही है कि बहुभाषिता होती है, सिंपल बात। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मिस्टेक्स एंड एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स। ये टॉपिक आपका अभी भी है पेडागोजी में कि जो बच्चों की गलतियां होती हैं उनको कैसे देखेंगे। तो शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, जो गलतियां बच्चे करते हैं, जो मिस्टेक्स वो करते हैं, जो एरर्स वो करते हैं, आर इंडिकेटिव ऑफ द फेलियर ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट। यानी शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक हैं कि बच्चा और टीचर दोनों फेल हो गए क्योंकि बच्चे से गलती हो रही है। तो गलती तो भाई दुनिया में कोई भी सीखेगा उससे होगी, तो ये तो बात गड़बड़ हो गई। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, शुड बी सीन एज अपॉर्चुनिटीज टू अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग। यानी उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। जो गलतियां या त्रुटियां जो बच्चे कर रहे हैं उनको एक अवसर के रूप में, कि सीखने का मौका है और बच्चा सोचता कैसे है, उसके चिंतन के बारे में पता लगेगा। जब आप गलत जवाब देते हैं तो मुझे समझ आएगा कि आप जो मल्टीलिंगुअलिज्म है या रिसोर्स है उसको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब मैं आपकी थिंकिंग समझ पा रही हूँ। जब गलतियां होती हैं तो आप बच्चे की थिंकिंग में एक विंडो के जैसी हैं गलतियां, ठीक है ना, एक खिड़की के जैसी हैं। तो गलतियां अच्छी हैं, प्रोसेस का पार्ट है सीखने की। शुड बी सीवियरली डेल्ट विद, यानी कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, डंडा ले लेना चाहिए हाथ में, एकदम खराब बात है। पनिशमेंट वैसे भी अलाउड नहीं है आपको, राइट टू एजुकेशन एक्ट साफ साफ मना करता है। फोर्थ है, आर अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू लेबल चिल्ड्रन। देखिए ये बात तो इन्होंने बहुत अच्छे से शुरू की थी, लेकिन खत्म करते करते बैंड बजाती बात की कि बच्चों को कमजोर तथा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। बिल्कुल भी नहीं।
है ना। ऐसा कहना एकदम गलत होगा कि उसको लेबल ठप्पा लगाना, तुम वीक हो, तुम बहुत बढ़िया आउटस्टैंडिंग हो। तो एक ही ऑप्शन सही है कि बच्चे के चिंतन को समझने का अवसर प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, पढ़ने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? देखो एक बार, ये पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर परेशान होना बंद कर दो। सिलेबस सेम है, आपको पता भी नहीं लगेंगे पेपर 1 के क्वेश्चन है कि पेपर 2 के क्वेश्चन है। मैं आपको हर रोज मिक्स्ड क्वेश्चन कराती हूँ, पेपर 1 से भी पेपर 2 से भी, और आपको नहीं लगता पता। कई लोग क्वेश्चन उसमें पूछेंगे कमेंट सेक्शन में, पेपर 2 की भी तैयारी करा दो। भाई सिलेबस सेम है, लेवल सेम है, सब कुछ सेम है। कई बार पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर ज्यादा ईजी लग रहा होता है पेपर 1 से। ठीक है ना, क्लियर है? कोई कह रहा है मैम से आगे चल रहे हैं आज तो। हाँ, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिख रहा होगा ना आपको नीचे, बहुत बढ़िया। ठीक है, पढ़ने में तो दिक्कत नहीं है, नहीं तो कल से टाइप करा देंगे यही क्वेश्चंस, लास्ट में बताना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, डैश व्यूज चिल्ड्रन एज एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट्स हु कंस्ट्रक्ट देयर ओन थियरीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी कौन वो व्यक्ति हैं, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं। यानी वो कोई ना कोई एक्टिविटी करके अपने एनवायरनमेंट में, एक पेन भी दे दो छोटे बच्चे को, वो खोल के देखेगा, उसको चला के देखेगा, एक कार मिल जाए, मतलब कोई भी टॉय भी मिल जाए, हर चीज में वो लगा रहता है, खोलना, समझना, जानना। तो बच्चे क्या है, नन्हे वैज्ञानिक हैं और ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। जब तक वो खुद नहीं देख लेते कि भैया ये पेन ऐसे खराब हो जाता है या ये ऐसे चलता है, इसके अंदर स्प्रिंग होती है, तब तक वो शांति कहाँ आती है। मैंने बचपन में बहुत पेन खराब किए हैं, बहुत तो नहीं बट एक बार का मुझे दुख जाता है ना। तो वो स्प्रिंग वाला पेन था, आपको पता ही है, महंगा आता था उस समय पे, तो वो खराब हो गया था इस चक्कर में, मेरे लिटिल साइंटिस्ट बनने के चक्कर में। आपने भी ऐसे काम किए होंगे। कोई बहुत प्यारा खिलौना, एक बार एक कार आई थी वो चाबी भरने वाली, उसमें ज्यादा चाबी भर गई थी। देखो एक बार, तो प्याजे ये बात कहते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए कि प्याजे बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट, नन्हा वैज्ञानिक कहते हैं कि वो खोज करते हैं, एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं, सक्रिय निर्माता हैं ज्ञान के। ठीक है जी, ना तो ये बात स्किनर करेंगे, ना युंग आपके सिलेबस में ही नहीं है, पैवलव की भी ऐसी कोई इच्छा नहीं रही होगी, क्योंकि वो व्यवहारवादी लोग हैं। प्याजे कौन है, रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो ये कहते हैं कि बच्चा ज्ञान की रचना करके सीखेगा। वाइगॉस्की भी वही है, बट वो समाज को बीच में ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। आज भी यही टॉपिक है आपका, पूछा जाता है, पढ़ते हैं हम, पढ़ेंगे। आज बैच में पढ़ना था, हमको याद होगा कई लोगों को, कल पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स, यानी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। नाम से ही हम समझ सकते हैं, बाल केंद्रित। बाल कौन, बालक, बच्चा। तो सेंटर में कौन है, बच्चा। सेंटर में कौन है, इसका दूसरा नाम आजकल जो पूछा जाने लगा है, लर्नर सेंटर्ड, जो कि हम सालों से यूज कर रहे हैं। लर्नर सेंट्रिक या चाइल्ड सेंट्रिक जिसको हम कह रहे हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, बच्चे को एक्टिव रखना है। सारे ऑप्शंस में मार्क करते समय एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए। आस्किंग द चिल्ड्रन टू फॉलो एंड इमिटेट द टीचर, यानी बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। तो भाई ये तो फिर टीचर सेंट्रिक हो गया ना, कि टीचर का ही अनुगमन पूरी तरह से टीचर ही सेंटर में हो गया। गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस वॉइसेस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बच्चा एक्टिवली क्या करे, एक डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लर्निंग होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीका होना चाहिए, जहां हर बच्चे को अपनी बात कहने का अधिकार हो, उनकी आवाज को सुना जाए, एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करें। सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा हो कि एक टीचर जो है आगे से ही खड़े होकर चौक फेंक फेंक के ना मारता रहे पीछे तक, बल्कि ग्रुप्स में इस तरह से हो कि आगे पीछे का सिस्टम ही खत्म हो जाए, है ना। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चाहे वो टीचर का तरीका हो पढ़ाने का, चाहे वो बच्चे का तरीका हो पढ़ने का। तो हम बच्चे को सेंटर में रखते हैं यहाँ। लेटिंग द चिल्ड्रन बी टोटली फ्री, जॉन डुई ने इस पे बहुत काम किया। लर्निंग बाय डूइंग की भी हम याद रखेंगे, मारिया मॉन्टेसरी वगैरह भी इसी को सपोर्ट करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को। बच्चे को टोटली फ्री का मतलब क्या, टीचर को खत्म कर दें, क्लास से ले जाएं, कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में टीचर एक्टिव होगा कि बच्चा एक्टिव होगा। तो कई लोग घबरा करके ये लगा देते हैं कि भाई क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड है तो टीचर ही होगा, जबकि क्या होगा, टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव होकर के ज्ञान का सृजन करेंगे, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करेंगे नॉलेज को, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स। ठीक है जी। नहीं ना अभिलाषा, अब आप खतरनाक टीचर से पढ़ोगे अगर, इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इसीलिए कहा जाता है कि स्टिक टू वन टीचर, और मतलब कोशिश करिए वन बुक, कि आप 10 बार एक किताब को पढ़ लें, 10 किताबें एक एक बार पढ़ने से, ऐसे कंफ्यूजन फिर होगी क्रिएट। गिविंग मॉरल एजुकेशन टू दी चिल्ड्रन, यानी कि नैतिक शिक्षा देना बच्चों को, इसको हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर, कि हम बच्चों की आवाज को प्राइमेसी देते हैं, तभी तो चाइल्ड सेंटर्ड कहला रहा है। अब ये हल्का सा मिसप्रिंट है, मैनेज कीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पढ़िए एक बार।
अ टीचर कैन हेल्प द चिल्ड्रन टू प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बाय, यानी कि जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कैसे? पहला ऑप्शन है नॉट ऑफरिंग एनी हेल्प एट ऑल सो दैट चिल्ड्रन लर्न टू हेल्प ऑन देयर ओन, यानी बच्चे को कोई मदद ही मत दो, अपने आप सीख जाएगा। तो अगेन ऐसा नहीं है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ये कहती है या पियाजे ये कहते हैं कि टीचर का रोल खत्म कर दो। भाई वो फैसिलिटेट तो करेगा, वो सुविधा तो देगा, जहां दिक्कत होगी वहां तो होगा। तो ये बात तो गलत हो गई। गिविंग अ लेक्चर ऑन इट, लेक्चर में बच्चा एक्टिव नहीं होता, हमें बच्चे को एक्टिव रखना है। ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड राइटिंग डाउन इंस्ट्रक्शंस, कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिख करके। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यानी जटिल है, कोई जो समस्या है वो बड़ी समस्या है, जटिल समस्या है। तो जटिल समस्या कोई भी होती है या बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, मान लीजिए आप यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं या आपने सोचा है यार टीचिंग एग्जाम में मुझे नौकरी लेनी है कल, और आज आप जागे हो ताजा ताजा, तो क्या करोगे? एक बड़ा लक्ष्य होगा, कॉम्प्लेक्स हो गई चीजें, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे। पहले सीटेट करता हूं या करती हूं या करना पड़ेगा, उस सीटेट को भी हिस्सों में तोड़ोगे। पहले सीडीपी कवर करती हो, इससे बाकी सब्जेक्ट्स का बेस बन जाएगा, फिर हिंदी पे चलते हैं, फिर ईवीएस पे चलते हैं। ये क्या हुआ? आपने बड़े लक्ष्य को या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जो कि एक अच्छा तरीका होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, समस्या समाधान का। कि बड़ी समस्या होती है तो हम उसे टुकड़ों में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या बांटते हैं एक काम को। बात सही है। फिर भी डी ऑप्शन पढ़ेंगे, फोर्थ ऑप्शन, एनकरेजिंग कॉम्पिटिशन एंड ऑफरिंग अ हाई रिवॉर्ड टू द चाइल्ड हु कंप्लीट्स द टास्क फर्स्ट। देखिए रिवॉर्ड की महत्ता कुछ खास रह नहीं गई है। जो हम आज का एजुकेशन सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें एक्टिविटी की या इंटरेस्ट की या जॉय की महत्ता है कि बच्चे को हम लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, कि हम प्रतियोगिता को, एक तो कंपटीशन को बढ़ाएं, ऊपर से क्या करें, पुरस्कार भी दें। तो ये दोनों ही बातें गलत हैं, है ना, कि कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। 1 2 3 4 लिखो ऑप्शन में ना। चलो खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्योंकि आज 1 2 3 4 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये एक ही स्लाइड है जिसमें थोड़ी सी समस्या है, पढ़िए, कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत करके पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू रिप्रोड्यूस नॉलेज इन द सेम वे एज इट इज रिसीव्ड। यही बात ऑनलाइन के क्वेश्चंस में भी आ रही है, बस थोड़ा सा ट्विक कर देंगे कि बच्चों से या शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया था। यानी मेरी टीचर ने तो यही लिखवाया है, एक एक शब्द ऐसे का वैसा ही होना चाहिए। ये क्या है? रटंत विद्या है। आप बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उगल दे वो चीज जो उसने रटी थी पेपर में एज इट इज, एक शब्द भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, नंबर कट जाएंगे। ये सुना है ना हमने। तो ये एक्सपेक्टेशन रखना बच्चे से कि वो एज इट इज उगल देगा पेपर में, इसका मतलब आप रटने पे ध्यान दे रहे हैं। ये कोई इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है आकलन की। इफेक्टिव का मतलब होता है क्या? प्रभावशाली। अफेक्टिव नहीं, वो इमोशन से जुड़ी हुई होती है। तो एक प्रभावी आकलन की युक्ति बिल्कुल भी नहीं है। is problematic because individuals interpret experiences and do not reproduce knowledge as it is received। यानी समस्यात्मक बात है ये अगर कोई ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे एज इट इज पेपर में छाप के आ जाएं चीजें, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं। सेम चीज, सेम अनुभव या सेम किताब अगर आप पढ़ेंगे, सेम गाना आप सुनेंगे, आपकी व्याख्या जीवन की अलग हो सकती है। आप उसे अपने जीवन से जोड़ेंगे, मैं अपने जीवन से जोड़ूंगी, हो सकता है कोई जीवन से जोड़े ही ना, वो कहेगा मजे आ गए, ठीक है, थोड़ी बीट सुन ली। या फिर अगर व्याख्या करने को दी जाए, एक कविता आप सुनते हैं, कविता मैं सुनती हूं, दो अलग अलग अनुभव या दो अलग अलग दृष्टिकोण निकल करके आएंगे। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमंस हैं, जो व्यक्ति हैं, मानव हैं, वो हमारे जो अनुभव है उसमें वो ऐड हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। रोबोट्स थोड़ी हैं हम, हमारे अनुभव हैं, हमारे इमोशंस हैं, है ना, वो सब लग करके तब एक बात की व्याख्या निकल करके आती है। हर एक बच्चा ऐसे राइटिंग में सेम टॉपिक पे अलग ऐसे लिखता है, ठीक है ना, की पॉइंट सेम हो सकते हैं मे बी। थर्ड क्या है? इज गुड सिंस वी रिकॉर्ड एवरीथिंग एज इट इज इन आवर ब्रेन्स। तो भाई अब तो गूगल आ गया है ना, इतने सारे टूल्स हैं, आपको ब्रेन में रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है? पहले लोग नंबर याद रखते थे, अभी देखो 5-6 नंबर मुश्किल से याद होंगे आपको। कई लोग जो जेन जी आ रहे हैं नए वाले लोग, मुझे लगता है उनको 2-4 नंबर भी याद नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अच्छा है क्योंकि हमारे मन में उसे रिकॉर्ड करने लगता है। आपको कोई रोबोट थोड़ी बनना है कि आपको चिप लगानी है आप में एक मेमोरी कार्ड की तरह। फोर्थ ऑप्शन है इज गुड सिंस इट इज इजी फॉर द टीचर टू असेस। टीचर के आकलन के लिए, तो टीचर को आसान बनाने का काम थोड़ी है, बच्चे के लिए आसानी बनानी है हमें। टीचर को आसानी हो आकलन में, ये पर्पस थोड़ी है। टीचर तो भाई सुपरमैन सुपर वुमेन है, उसको कोई दिक्कत नहीं काम करने में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बेसिकली बच्चा सेंटर में है, आप अपना आराम नहीं देखते एज अ टीचर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और बताइए, व्हेन स्टूडेंट्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस अ प्रॉब्लम इन ग्रुप्स देयर लर्निंग कर्व। यानी जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र, यानी जब बच्चों को ग्रुप में, एक तो है जब उनको अकेले बोल दिया किसी प्रॉब्लम पे बात करने के लिए, एक है जब वो ग्रुप में किसी समस्या का
समाधान निकाल रहे हैं या फिर चर्चा कर रहे हैं उस पर कि भाई ये है हमारे आसपास, मान लीजिए एनवायरमेंट की कोई प्रॉब्लम है, कोई और समस्या है, पानी की कोई समस्या है, अब वो ग्रुप में बात करके या सॉल्यूशन निकाल रहे हैं एक्टिविटी करके। अब इससे उनका लर्निंग कर्व क्या होता है, कितने समय में कितना सीखा, ये आपका लर्निंग कर्व है। अभी आप सीटेट के बाद पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में, सीटेट में जरूरत नहीं है, बस लर्निंग कर्व का मतलब है सीखने की गति या सीखने का वक्र, कितने समय में कितना आप सीख पाए, मात्रा कितनी रही कितने समय में। तो रिमेन्स स्टेबल, भाई जब बच्चा ग्रुप में सीखेगा, ग्रुप में लर्निंग एक्टिव होती है, वाइगॉस्की भी कहते हैं ग्रुप में सिखाओ, समाज के साथ सिखाओ, तो स्टेबल क्यों रहेगा, स्थिर क्यों रहेगा, डिक्लाइन क्यों होगा, इससे तो बेहतर होना चाहिए। रिमेन्स द सेम क्यों रहेगा भाई, जब बच्चा एक्टिव है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, एक दूसरे से चर्चा करेगा, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, एक्टिविटी होगी, तो अधिगम का वक्र, सीखने का जो वक्र है, रेट है, वो बेहतर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, या फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अब ये ठीक हो गया है प्रिंट आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जवाब दीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 8 को ही सॉल्व करें, कुछ गिफ्टेड लोग होंगे जिनका ध्यान 8 को छोड़ के 9th पे चला जाएगा, वो एक स्टेप आगे चलते हैं, है ना। देखिएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट से, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। आज बहुत मजा आ रहा है क्लास में मैडम जी, बहुत बढ़िया अंशु। मेरी तबीयत थोड़ी सी लेफ्ट राइट है, बट ठीक है, चल जाएगा। देखिए एक बार जवाब दीजिए। द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, यानी जो सीखने की गति है, पेस है, बस आपको ये लग रहा होगा कि कंपैरेटिवली उतने बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है लैंग्वेज में जितने बड़े ऑफलाइन में हो गए, ऑनलाइन में हो गए हैं, जबकि बात सेम ही कही जा रही है। द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज डैश पैटर्न, यानी विकास की गति, जो पेस है डेवलपमेंट का, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है अगर मैं कहूं, तो गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु वह एक डैश नमूने का अनुगमन करते हैं, यानी जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो डिफरेंट है। दो बच्चे हैं, लगभग सेम टाइम पे पैदा हुए हैं, 2-4 दिन का अंतर है, कोई चलना थोड़ा सा पहले सीखेगा, दूसरा बोलना जल्दी सीख लेगा। तो हम बोलते नहीं, माँ बाप को आपने देखा होगा, हमारा बच्चा तो इतने साल का हो गया अभी तक बोल नहीं पा रहा है, दूसरा बच्चा जो बहुत बोलने लग गया। मतलब रेट का अंतर है, दर का अंतर है, किसी में कोई चीज जल्दी हो रही है, किसी में कोई दूसरी चीज स्लो हो रही है, लेकिन एक पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि किसी का बच्चा पहले दौड़ना शुरू कर दिया बाद में खड़े होना शुरू किया। तो मतलब क्या हुआ, पेस डिफरेंट होता है, रेट, विकास की दर भिन्न होती है, लेकिन क्रम सेम है, यूनिवर्सल है क्रम, यानी एक सीक्वेंस में होता है। तो इट फॉलोज अ सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली पैटर्न, क्रमबद्ध और व्यवस्थित है विकास। अगर हम बात करें, ये अव्यवस्थित नहीं है कि अचानक से आप सोए, आज आपका दांत इतना बड़ा निकल के आ गया, हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कुछ भी नहीं हो जाता। अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, प्रिडिक्टेबल है, हम प्रत्याशा कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान हमें पता है ना, बच्चा खड़े होने से पहले बैठना सीखेगा, टो टू हेड नहीं होता, हेड टू टो होता है। तो एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है, एक क्रमबद्धता है, व्यवस्थित है विकास का जो क्रम है। तो सी ऑप्शन, जिसको हम कहते भी हैं POS, प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़ने की ओर, ऑर्डरली है और सीक्वेंशियल है विकास, ठीक है ना। रेट में अंतर होता है, दर भिन्न होती है, लेकिन सीक्वेंस पूरी दुनिया के सभी बच्चों में सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट, विकास के बारे में सही बात कौन सी है या उचित कथन कौन सा है, यानी 3 अनुचित कथन होंगे तब जाकर के एक उचित कथन ऑप्शन में दिया होगा। सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, यानी जिस समाज और जिस संस्कृति में हम रहते हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है, वो हमारे विकास पे महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। याद कीजिए वाइगॉस्की को, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, समाज, संस्कृति और भाषा। बात तो सही लग रही है, फिर भी बाकी के 3 ऑप्शन चेक करेंगे। डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल, ये कल भी हमने बात की थी, यूनी पे आपको फोकस नहीं करना, यूनी का मतलब है सिंगल डायमेंशन, जबकि आपको यहां भी यूनी यूज हो रहा है, वहां मल्टी लगा देना है। तो मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है, सिर्फ शरीर का ही विकास नहीं होता, दिमाग का भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा, है ना। तो ये यूनिडायमेंशनल नहीं हो सकता। डेवलपमेंट इज डिस्क्रीट, यानी कि पृथक होता है, अलग थलग, जबकि ये इंटर रिलेटेड है, डेवलपमेंट के सारे प्रकार एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। डेवलपमेंट बिगिंस एंड एंड्स एट बर्थ, जन्म से ही शुरू होके तुम पे ही शुरू तुम पे ही खत्म, ऐसे नहीं होता, जन्म से शुरू होके नहीं, वूम्ब टू टूम्ब, गर्भ से कब्र तक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम कहेंगे एक ही बात सही है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, जिस समाज, जिस संस्कृति में आप बड़े हुए हैं, जिन कहानियों को सुन के आप बड़े हुए हैं, जिस माहौल में आप बड़े हुए हैं, उसका आपके विकास पे, आपके सोचने के तरीके पे, आपके दिमाग के विकास पे प्रभाव पड़ेगा, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, सही है, बाकी सारे खराब हैं, सही बात नहीं करते विकास के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा और जवाब दीजिएगा थोड़ा सा
पेशेंस के साथ। क्या पूछा है, वाई डू इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर, यानी व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, क्यों हम सब सेम नहीं है, क्यों हम सब एक जैसे नहीं है, रोबोट क्यों नहीं है हम, ये पूछना चाह रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है ड्यू टू दी इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जन्मजात विशेषताओं के कारण, क्योंकि जो हमारी जन्मजात विशेषताएं होती हैं वो अलग होती हैं। अच्छा, सेम माँ बाप ट्विंस जो लगभग जिनकी हेरिडिटी में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, फिर तो उनके बीच में अंतर नहीं होना चाहिए। ड्यू टू द इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये बात सुंदर, सस्ती, टिकाऊ लग रही है, क्योंकि आनुवांशिकता और वातावरण के बीच में जो अन्योन्य क्रिया होती है उसकी वजह से इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। हमें माहौल सबको सेम नहीं मिलता, माहौल कई बार सेम मिल जाता है या वातावरण सेम मिल जाता है, तो हमारी हेरिडिटी डिफरेंट होती है, जेनेटिक कोड डिफरेंट होता है, किन्हीं भी दो लोगों का थंबप्रिंट सेम थोड़ी होता है। तो एनवायरमेंट और हेरिडिटी का कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है कि कोई भी दो लोग बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। दो बिल्कुल ट्विंस भी हैं, जो जुड़वा बहन भाई भी हैं या भाई भाई भी हैं, वो भी कुछ अंतर के साथ आते हैं। किसी को किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ सकता है, किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट आ सकता है ना। तो बी ऑप्शन सही है, फिर भी सी और डी को चेक करेंगे। बिकॉज ईच इंडिविजुअल हैज रिसीव्ड अ डिफरेंट जीन सेट फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स। सिर्फ हेरिडिटी या सिर्फ एनवायरमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, दोनों का प्रोडक्ट ढूंढना है आपको। बिकॉज ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, क्यों सिर्फ एनवायरमेंट, क्यों भाई हेरिडिटी भी, और सिर्फ हेरिडिटी क्यों, एनवायरमेंट का भी रोल रहेगा। भाई अगर एनवायरमेंट ही नहीं मिलता, विराट कोहली या कोई भी व्यक्ति जो बहुत अच्छा आपको करते हुए नजर आ रहा है, तो यदि जीरो एनवायरमेंट हो जाता उसी समय पे, और स्पेशली स्पोर्ट्स जैसे फील्ड में जहां एक शुरुआत के जीवन में ही आपको बहुत अच्छा एनवायरमेंट देना होता है या चाहिए होता है उस तरह का एनवायरमेंट, एटलीस्ट अनुकूल वातावरण जिसको हम कह रहे हैं, वो मिलता ही नहीं, तो हेरिडिटी क्या करेगी, अचार डालेगी, नहीं हो पाएगा। दोनों तरफ से चाहिए बात। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हेरिडिटी और एनवायरमेंट के इंटरेक्शन की वजह से हम में भिन्नताएं पाई जाती हैं, नहीं तो हम रोबोट्स हो जाते। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा एक बार, क्या पूछा है, बहुत ही आसान सा सवाल है। फैमिली प्लेज डैश रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे के सामाजिकरण में, कि वो समाज के नियम, तौर तरीके, कानून कैसे रहते हैं समाज में, कोई आता है नमस्ते करते हैं, पानी देते हैं, वॉटएवर, है ना, तो बड़ों को आप बोलते हैं, विदेश में माता पिता का भी नाम लेना संभव है। तो ये क्या हुआ, सामाजिकरण है, अलग अलग समाज है, अलग अलग तौर तरीके हैं रहने के। ठीक, तो बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की क्या भूमिका है, फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है, एक्साइटिंग है, रोमांचकारी है, नाटक थोड़ी चल रहा है, कोई मूवी थोड़ी देखने गए है ना, एवेंजर्स थोड़ी देख रहे हैं। अब प्राइमरी रोल है यानी एक मुख्य भूमिका है, सेकेंडरी यानी गॉड है, या नॉट सो इंपॉर्टेंट, भाई कैसे नहीं होगा, सिग्निफिकेंट भूमिका है, इंपॉर्टेंट भूमिका है। सेकेंडरी तो स्कूल, मीडिया, नेबरहुड, कई केसेस में जहां फैमिली से अलग हो। तो आपको पता है प्राइमरी रोल है परिवार का, क्या है, मुख्य भूमिका या प्राथमिक कारक होता है। फैमिली क्या है, प्राइमरी एजेंट है इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्राथमिक कारक है, क्योंकि सबसे पहले आप दुनिया की समझ परिवार में बनाते हैं, क्योंकि परिवार क्या है, मिनिएचर वर्जन है, छोटा रूप है समाज का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा सा ध्यान से जवाब देंगे, इसमें कई लोगों को चक्कर भी आ सकते हैं, वैसे आसान ही है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, यानी जोड़े बनाए हुए हैं, कौन सा जोड़ा सही से मैच होता है ये बताना है। पहला है, ये पियाजे की स्टेजेस हैं वही, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, 4 अवस्थाएं एसपीसीएफ से याद रखनी होती है हमें। फॉर्मल ऑपरेशनल जो कि 11 से 15, जो कि हाईएस्ट या लास्ट स्टेज है, ठीक है ना, इसमें इमिटेशन शुरू होगा, यानी नकल करना शुरू करेगा बच्चा, अनुकरण प्रारंभ करेगा। अनुकरण प्रारंभ जन्म से 2 वर्ष में होता है, कहां, सेंसरी मोटर में। ये कह रहे हैं हाईएस्ट में, जिसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन, साइंटिफिक थिंकिंग आनी थी, उसमें तो बच्चा नकल करना शुरू करेगा, फिर तो बस जीवन भर वो नकल ही करता रह जाएगा। इन्फेंसी, इन्फेंसी कौन सा पीरियड है, सेंसरी मोटर, जन्म से 2 वर्ष। लॉजिक आ जाएगा इन्फेंसी में, भाई ये तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई, लॉजिक तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष में आता है, मूर्त संक्रियात्मक में। प्री ऑपरेशनल में डिडक्टिव थॉट, जबकि ये बात हमने की है कि प्री ऑपरेशनल छोड़ दीजिए, कॉन्क्रीट में भी इंडक्टिव आता है। फॉर्मल ऑपरेशनल जो सबसे पहले वाली यहां लिखी हुई थी, लास्ट वाली, उसमें डिडक्टिव आता है, ठीक है ना, एग्जाम्पल टू रूल जाने वाला। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल लास्ट ही ऑप्शन बचता है जो सही होगा, इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासिफाई, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण योग्य बन जाता है। ये हमने वैसे भी समझा हुआ है कि सी फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में CCS 3 चीजें आ जाती हैं, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, अलग अलग रंग या शेप साइज के आधार पर अलग अलग वर्गीकृत करना, कंजर्वेशन यानी
क्वांटिटी सेम रहती है या वॉल्यूम सेम रहता है शेप और साइज के बदलने पे भी। एक बर्तन में चाहे आप छोटा मग है बड़ा मग है, अगर 200 ml पानी है 200 ही रहेगा। सीरिएशन यानी क्रम में लगाना, अपवर्ती और अनुवर्ती वॉटेवर हम कहते थे। तो ये सीसीएस के गुण जो है वो आपके कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आज मुझे बुढ़ापे जैसा महसूस हो रहा है बट कर लेंगे हम मैनेज। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए और जवाब दीजिए। क्या है भाई क्वेश्चन? अ चाइल्ड सेज क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन दी सन, शी इज शोइंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ। यानी एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। धूप में कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। क्या ये ईगोसेंट्रिक थिंकिंग है यानी अहम केंद्रित चिंतन है? कॉज एंड इफेक्ट यानी कार्य और कारण है। विपर्य चिंतन यानी रिवर्सिबल थिंकिंग है कि वो रिवर्स कर पा रही है। या सिंबॉलिक थिंकिंग है यानी प्रतीकात्मक चिंतन है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट है। कॉज क्या है? धूप। इफेक्ट क्या है? उसका प्रभाव क्या है? कपड़ों का जल्दी सूखना। तो सिंपल जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। कार्य कारण क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में? क्या पूछा है भाई? अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम अडल्ट्स देन इन डैश। ये क्वेश्चन कई बार से दिखा नहीं है और ऐसा हो सकता है किसी शिफ्ट में पूछ भी लिया हो, लेकिन ये मल्टीपल टाइम्स आया था ये क्वेश्चन, फिर कई साल तक आया था, बस लैंग्वेज चेंज कर देते थे और इस बार भी आ जाता है। मेरे को ऐसा इंट्यूशन सा फील हो रहा है कि कहीं पे चिपका सकते हैं, है ना? ये बड़ा पसंद है इनको, तो पेपर 1 पेपर 2 किसी सेट में आ जाए। देखिए, तो अकॉर्डिंग टू पियाजे लैंग्वेज हल्की चेंज हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू पियाजे, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से यानी जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डिफर करती है अडल्ट से। किस चीज में? ये पढ़ने में बहुत गलती होती है लोगों को, ये समझ में तो आ जाता है। तो आप लोग बी ऑप्शन 65% लोग कह रहे हैं, यानी काइंड में डिफरेंट होता है अमाउंट की बजाय। बात तो सही कह रहे हैं आप। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन, जो बच्चों की सोच है, वो वयस्कों से डैश में भिन्न होती है। अब आपको सोचना है किस में भिन्न होती है। हमने ये बात की है कि बच्चा भी उतना ही सोच रहा है जितना आप सोच रहे हैं दिन भर में, बस आपके सोचने का प्रकार अलग होगा। तो किस में भिन्न होती है? प्रकार में भिन्न हो गई। जो सोच है वो काइंड में भिन्न होगी। क्यों? क्योंकि आपका प्रकार क्या होगा? आप सोच रहे होंगे यार आज घर में क्या बनाऊं, है ना? अगर आप खाना बनाने की जिम्मेदारी आपके पास है, या फिर आप सोच रहे होंगे कि ब्रेकअप हो गया यार, ये वाला सब्जेक्ट भी पढ़ना है। बच्चे के लिए हो सकता है वो वाला खिलौना टूट गया, मम्मी वहां घुमाने कब ले जाएंगी, लेकिन सोच दोनों रहे हैं। तो अमाउंट सेम है, मात्रा सेम है, बस प्रकार अलग है, क्वालिटी ऑफ थॉट अलग है। तो हम ये कहेंगे प्रकार में भिन्न होती है बजाय की मात्रा के। बच्चा भी उतना ही सोच रहा है जितना आप सोचते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन काइंड। अब इसको और अलग अलग तरीके से कैसे कहा जा सकता है उसको भी समझेंगे, है ना? काइंड में डिफरेंट होती है जो बच्चे की सोच है, वो प्रकार में अलग है कि बच्चा अलग ढंग से सोचेगा, उसका क्वालिटी ऑफ थॉट डिफरेंट होगा। देन इन अमाउंट, अमाउंट उसके लिए भी सेम है। अब इसको क्या कहा जा सकता है? काइंड को आप क्वालिटी कह सकते हो कि क्वालिटी डिफरेंट है बच्चे के थॉट की और आपके थॉट की। वहीं अमाउंट को आप क्वांटिटी कह सकते हो कि क्वांटिटी में डिफर नहीं करता, जो थॉट है बच्चे का अडल्ट से क्वालिटी में डिफर करता है। तो इसी तरह से मल्टीपल टाइम थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्विक करके पूछा जा चुका है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि काइंड में अलग है यानी क्वालिटी में अलग है, प्रकार में अलग है, अमाउंट यानी क्वांटिटी सेम है दोनों के सोचने की। अगर हम बात करें साइज में डिफरेंट है, टाइप में नहीं, तो ये बात गलत होगी, बल्कि टाइप में डिफरेंट है, साइज में नहीं। तो ये उल्टा कर दिया, साइज और टाइप भी लिखा हो तब भी आपको समझ जाना है कि टाइप डिफरेंट है बच्चे की सोच का, साइज नहीं। अमाउंट और काइंड ये उल्टा कर दिया। साइज और करेक्टनेस, करेक्टनेस और बिना करेक्टनेस की बात ही नहीं है कि बच्चा सही सोच रहा है या आप सही सोचते हैं बच्चा गलत सोचता है। भाई वो भी सही सोचता है अपनी एज के अनुसार। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है समझते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है? एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है ना? क्या है? एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है स्कैफोल्डिंग। बताइएगा एक बार। स्कैफोल्डिंग आधारभूत सहायता का उदाहरण है, बताइए। पहला ऑप्शन है गिविंग मोटिवेशनल लेक्चर्स टू स्टूडेंट्स, यानी बच्चों को प्रेरित करने वाले भाषण देना स्कैफोल्डिंग है। या फिर ऑफरिंग एक्सप्लेनेशंस विदाउट एनकरेजिंग क्वेश्चनिंग। देखो ये बात गलत नहीं लग रही होगी आपको पढ़ के, एक तरह से सहायता ही तो दे रहा है ना व्यक्ति, कि अगर मोटिवेशनल भाषण देने पे भी वो क्या हो रहे हैं, बच्चे प्रेरित हो रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसी के दिमाग में तो आ रहा होगा ये भी, मैं देखना चाहती हूँ, किसी ने तो लगा भी दिया होगा। 8% लोग हैं जिन्होंने दिया है। 10% लोग कह रहे हैं ऑफरिंग एक्सप्लेनेशंस विदाउट एनकरेजिंग क्वेश्चनिंग। अब आप जब बस यहीं तक पढ़ लेते हैं और उसके आगे आप पढ़ते ही नहीं है तो गड़बड़ होती है। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना,
भाई बच्चे को क्वेश्चनिंग को भी तो बढ़ावा देना है, बिना मतलब थोड़ा ना आप बिना मांगे मदद नहीं करनी होती। तो ऑफरिंग एक्सप्लेनेशंस विदाउट एनकरेजिंग क्वेश्चंस, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं, क्वेश्चन किया ही नहीं, बस आपने एक्सप्लेन कर दिया तो उसके दिमाग में अटकेगा ही नहीं फिर वो कभी। ऑफरिंग बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स कभी भी क्या है, स्कैफोल्डिंग नहीं कहलाते। गिविंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज एंड आस्किंग क्वेश्चंस एट क्रिटिकल जंक्चर्स, ये बात है जो आपको समझनी पड़ेगी। बी ऑप्शन भी हट गया और आपका यहां सी ऑप्शन भी हट गया। अब आपको ए और डी में कंफ्यूजन हो सकती है। 68% लोग सही जवाब दे रहे हैं जो कि है डी, कि अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा कि प्रॉम्प्ट्स देना, क्यूज देना, इनको क्या, इनका मतलब क्या, हिंट्स देना अगर मैं कहूं तो, ठीक है ना। एंड आस्किंग क्वेश्चंस एट क्रिटिकल जंक्चर्स, यानी बच्चा जहां अटक रहा हो वहां उसको हिंट देना, वहां उसको मदद देना, वहां हाफ प्रॉब्लम सॉल्व कर देना। किसी स्टेप पे अटका है मान लो मैथ्स के या किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो स्टेप सॉल्व कर देना, उसको हिंट दे देना। जब बच्चा अटकता है वहां मदद दी जाती है, वो भी टेम्परेरी, जब तक वो स्वयं ना करने लग जाए। ये वैसी हेल्प नहीं है कि जरूरत भी नहीं है तब भी हेल्प दे रहे हैं। मोटिवेशनल लेक्चर कहां दिया जा रहा है, बच्चा कहीं अटका था नहीं, तो जहां बच्चे को प्रॉब्लम होती है वहां उस एक स्टेप पे प्रॉब्लम को हेल्प की तरह, टेम्परेरी हेल्प कहते हैं इसको, अस्थायी मदद कहते हैं, कि जहां दिक्कत है वहां वो टीचर या मोर नॉलेजेबल अदर, जो भी व्यक्ति उससे ज्यादा जानता है, वो हेल्प दे दे बच्चे को। ये दिया तो ब्रूनर ने था, बट ये वाइगॉस्की की थियरी में यूज होता है, तो ब्रूनर आपके किसी काम के नहीं है। स्कैफोल्डिंग के कॉन्सेप्ट में आपको वाइगॉस्की याद रखने, चाहे स्कैफोल्डिंग हो चाहे जेडपीडी हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है भाई, देखिएगा एक बार। वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, यानी वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे सीखते कैसे हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, चिल्ड्रन लर्न बाय मैचुरेशन, यानी परिपक्व होकर के सीखते हैं। या फिर बी ऑप्शन, हम बिहार में सुपर टेट परीक्षा देने जा रहे हैं आपकी वजह से, आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच जी। देखिए, तो अगर हम बात करें बाय मैचुरेशन यानी परिपक्वता, यानी जीन्स, मैचुरेशन क्या है, एक जेनेटिक प्रोसेस है या हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी है। ये बात हमें पता है कि समय के साथ हमारे दांत आते हैं, समय के साथ हमारी अकल वाली दाढ़ आती है, बोला जाता है विजडम टूथ। तो ये सब क्या है, या समय के साथ प्यूबर्टी हिट करती है मेल और फीमेल में। तो ये क्या है, मैचुरेशन की प्रक्रिया है जो हेरिडिटी हमारे जेनेटिक कोड से आ रही है। और ये कह रहे हैं वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग क्या सही होगा। वाइगॉस्की तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को, जैविक प्रक्रियाओं को, आनुवांशिकता को महत्व ही नहीं देते। उन्होंने तो बल्कि वाइगॉस्की की थियरी को क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है, आलोचना की जाती है कि उन्होंने हेरिडिटी पे ध्यान ही नहीं दिया, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज में ही डांस करते रह गए, ठीक है ना। तो मैचुरेशन तो होगा ही नहीं। ये प्याजे के बारे में सही होगा बिल्कुल 100%। क्यों, क्योंकि MESE की बात की है उन्होंने, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, इक्विलिब्रियम और सोशल एक्सपीरियंस। याद आया कुछ, ठीक। 4 फैक्टर्स, इमिटेशन की बात बेंड्यूरा करते हैं, लैंग्वेज की फॉर्म में स्किनर करने लग जाएंगे। तो इमिटेशन की भी बात वाइगॉस्की ने नहीं कही। वाइगॉस्की ने ये नहीं कहा समाज को देखो, संस्कृति को देखो और नकल करनी शुरू कर दो। वाइगॉस्की कह रहे हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके। भाई मुझे क्वेश्चंस पूछना बहुत बढ़िया लगता है, मुझे डिस्कशंस बहुत पसंद है, तो अब मैं किसी के साथ बैठूंगी तो नकल थोड़ी ना करने लग जाऊंगी सामने वाले की, है ना। तो क्या होगा, हम चर्चा करेंगे, एक समझ पैदा होगी, ठीक है, एक समझ पैदा होगी। तो वो इंटरेक्शन से जो समझ का पैदा होना है, वो वाइगॉस्की कह रहे हैं कि इंटरेक्शन से हमारी एक समझ बढ़ती है। तो बाय इंटरेक्टिंग विद अडल्ट्स एंड पीयर्स, ये बात एकदम सही है कि समाज में अंतः क्रिया करके या परस्पर क्रिया करके, बातचीत करके, चर्चा करके, डिबेट करके, डिस्कशन करके हम एक समझ बनाते हैं और उससे हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, ऐसा वाइगॉस्की कह रहे हैं। इसीलिए सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो भी मैं ये चर्चा नहीं कर पाऊंगी, अगर समाज ही नहीं होगा तो चर्चा करूं किससे। कल्चर, जो एक चीज चली आ रही है वहां से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा तो भी मजा नहीं आएगा। तो ये तीनों ही चीजें महत्वपूर्ण हैं। रीइंफोर्समेंट की कोई वैल्यू ना प्याजे की नजर में है, ना वाइगॉस्की की, ना आपके सिलेबस में है कोई। क्यों, क्योंकि ये व्यवहारवादी पक्ष है और हम रचनावादी पक्ष यानी कंस्ट्रक्टिविज्म को ध्यान में रखते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। कोहलबर्ग हैज गिवन, ये क्वेश्चन आज तक आ रहा है, पिछली बार भी पूछा हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन, है ना। तो आपको नजर आएगा बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं है, सिलेबस सेम है, तरीका थोड़ा बहुत कभी कभी क्वेश्चंस में बदल जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में तरीका भी सेम है ना। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, क्या प्रस्तुत किए हैं, स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, कि शारीरिक विकास कैसे होता है, बच्चा 1.5 साल में इतना लंबाई होती है, फिर इतनी होती है, ऐसा कुछ पढ़ा है कोहलबर्ग के बारे में, नहीं पढ़ा, है ना। द स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास की बात की है। संवेगात्मक विकास की थियरी में हम बात किसकी कर रहे थे, हमने वॉटसन की बात की थी, फियर, एंगर, लव, ये 3 इमोशंस की वो बात करते हैं। हमने इंस्टिंक्ट थियरी की बात की है मैकडूगल की, बट वो आपकी सीटेट में महत्वपूर्ण नहीं है। तो इमोशनल डेवलपमेंट की भी बात नहीं कर रहे कोहलबर्ग। द स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये बात आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं 90% लोग। 10% लोग कहां से आते हैं, वो कहां, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आजकल, नैतिक विकास के चरण। मॉरल डेवलपमेंट की थियरी कोहलबर्ग ने दी है।
पियाजे की थियरी से इंस्पायर्ड है, कॉपीड नहीं है, याद रखिएगा। ठीक, द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये तो पियाजे ने दी है, वाइगॉस्की ने स्टेजेस दी ही नहीं है, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे ने दी है। ठीक है, और पियाजे ने मॉरल डेवलपमेंट की भी थियरी दी थी, जिससे इंस्पायर्ड है नैतिक विकास का सिद्धांत किसका, कोहलबर्ग का। इनको क्रिटिसाइज किसने किया है, क्रिटिसाइज किया है कैरल गिलिगन, इन्हीं की स्टूडेंट थी। और कितनी स्टेजेस दी हैं, 6 स्टेजेस। कितने लेवल्स दिए हैं, 3 लेवल, 6 स्टेजेस, हर एक लेवल पे 2 स्टेज, तो 3 दूनी 6 होते हैं, ये हमको सबको पता है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर और आप देंगे जवाब। ठीक, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इतना भी छोटा नहीं है, ऑफलाइन होने के बावजूद। पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा, एक बार फटाफट से जवाब दीजिए। स्कूल के पीछे कोई कह रहा है, बहुत बढ़िया शिवानी। हाँ चलिए बताइए एक बार। मार्च से आते हैं मैम, हाँ ये बात आपने सही कही सौम्या। टाइटैनिक तो नहीं देख के आ रहे हैं? रेगुलर क्लास लेते हैं क्या आप मैम? शिल्पी बिल्कुल रेगुलर ले रहे हैं यार, है ना, पेट में दर्द है तब भी रेगुलर ले रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या बच्चे की जान लोगे हैं? इवन बैच में छुट्टी हो गई है आज, संडे को ऑफ रखते हैं और पेपर तक कोशिश रहेगी जितना ज्यादा काम हम लोग कर पाए उतना अच्छा है। 2 ऑप्शन 84% लोग कह रहे हैं। चलिए समझते हैं कहानी है क्या। Which one of the following situations is illustrative of a child-centered classroom? यानी निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। यानी कौन सी एक एक्टिविटी या कौन से ऑप्शन को देख करके आप अनुमान लगा पा रहे हैं कि बच्चे सेंटर में होंगे इसमें। A class in which the textbook is the only resource, ये कल भी बात की थी कि टेक्स्ट बुक एकमात्र संसाधन नहीं हो सकती, one of the resources होती है। ठीक है ना। A class in which the students are sitting in groups and the teacher takes turns to go to each group, यानी एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। यानी टीचर भी एक्टिव, बच्चे भी एक्टिव, और ऐसा नहीं है कि पीछे वाले बच्चे सो गए, सब ग्रुप में बैठे हैं तो एक्टिव भी हैं। बात सही लग रही है। अ क्लास इन विच द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इज गवर्न्ड बाय द रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड और पनिशमेंट कुछ काम के नहीं है ना, कुछ भी काम के नहीं है। आज के एजुकेशन के सिस्टम में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा महत्व इनका रह नहीं गया, वो बात अलग है। हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है कि हम इनको महत्वपूर्ण ज्यादा मानते हैं, और ये पुश स्टार्ट देने में, बच्चों की शुरुआत कराने में कई बार हेल्पफुल होते हैं, और ये व्यवहारवादी कॉन्सेप्ट है। तो बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव हमें यहां नजर आ रहा है। फिर भी 4th ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अ क्लास इन विच द टीचर डिक्टेट्स एंड द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू मेमोराइज द नोट्स। बच्चों को रट्टे लगाने को कहा जाता है नोट्स के, और टीचर जो है वो सर्वोसर्वा है, डिक्टेट करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये टीचर सेंट्रिक क्लासरूम है। और हमसे पूछा क्या था, चाइल्ड सेंट्रिक, बच्चा लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम। तो बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं, थोड़ी देर पहले आपको बताया था। बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा एक बार। इंटेलिजेंस इज, सिंपल सा सवाल है, इसे भी देखना कितने लोग गलत करेंगे। इंटेलिजेंस इज यानी बुद्धि क्या है। क्या बुद्धि हो तब तो बताएं, ऐसी मजाक करते हैं ना कई टीचर्स। हाँ, तो मैं वही प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिएगा एक बार, फटाफट से बताइएगा बुद्धि क्या है, यानी इंटेलिजेंस क्या है, बताइए। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारे सेशंस आपको इस बार के और पिछली बार के भी। आप कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे सीटेट के सिलेबस से रिलेटेड, लगभग सभी सब्जेक्ट में पूरी उम्मीद है कि आपको मिल जाएगा वीडियो। हिमांशु सिंह आगे लिख दीजिए। बताइए फटाफट, हिम्मत आपने बहुत दिखाई। 19 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 10 सवाल और हैं। इंटेलिजेंस क्या है, सिर्फ 46% लोग गलत जवाब दे पा रहे हैं, है ना यानी 50% लोगों ने पानी कर दिया है बिल्कुल। 36% लोग ही सही जवाब दे रहे हैं अगर देखें तो। 48% तो पता नहीं उनको क्या मिल गया है सी ऑप्शन में, कौन से लड्डू ढूंढ लिए उन्होंने। सिर्फ 35% लोग सही जवाब दे रहे हैं। अब आप देख सकते हैं 65% लोग कैसे गलत जवाब देने में लगे हुए हैं। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए डी ऑप्शन। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन। क्यों है, क्योंकि बुद्धि क्या है, एक स्पेसिफिक एबिलिटी नहीं। यही कह के कि तो मर गए लोग, सिंगल एंटिटी कह के एल्फ्रेड बिने कहते रहे, और बहुत सारे लोगों ने यही माना, नहीं बस एक ही चीज होती है बुद्धि, तो या तो होती है या तो नहीं होती। इसी बात को तो चैलेंज किया गार्डनर ने, जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत आप पढ़ते हैं, वो यही तो कह रहे हैं कोई विशिष्ट योग्यता नहीं है कि बुद्धि अगर मैथ्स में बुद्धिमान है तो सब में बुद्धिमान है। हो सकता है म्यूजिक में अच्छा ना हो। तो बुद्धि सेट ऑफ कैपेबिलिटीज हो सकती है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय हो सकती है, मल्टीपल टाइप की हो सकती है। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इमिटेट करने की क्षमता को बुद्धि नहीं कहते। जेनेरिक कॉन्सेप्ट या एक सिंगुलर कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, या एक विशिष्ट योग्यता नहीं, सामर्थ्यों का एक समूह या सेट ऑफ कैपेबिलिटीज हम मान सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। बाकी बात ये सही है स्पेसिफिक एबिलिटी, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है ना, क्योंकि कुछ लोग हैं एल्फ्रेड बिने जैसे जिन्होंने इनिशियली इसको माना था,
लेकिन आज के समय में हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते कि बुद्धि कोई सिंगल एंटिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा फटाक से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए और जवाब दीजिए। अर्ली चाइल्डहुड इज डैश पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा विकास की दृष्टि से प्रारंभिक बचपन। प्रारंभिक बचपन की उम्र क्या होती है बताओ फटाफट से। 2 से 6 वर्ष या 3 से 6 वर्ष कई जगह पे आपको मिल जाएगा, है ना। 3 to 6 years ऑफ एज। और 6 से 12 होती है आपकी लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अमहत्वपूर्ण है। अब हमें पता है 2 से 6 वर्ष इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। क्या कहते हैं हम इसको, क्रिटिकल पीरियड कहते हैं, बेहद महत्वपूर्ण जिसको हम कहते हैं, है ना, बेहद महत्वपूर्ण। सेंसिटिव पीरियड है, एक क्रिटिकल पीरियड है, फास्टेस्ट पीरियड है फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। सबसे तेजी से भाषा का विकास बच्चे का यही होगा। हर चीज को वो रिपीट करता है 2 से 6 वर्ष में, और 6 वर्ष में कक्षा 1 में जाता है बच्चा, उससे पहले उसको बोलना सुनना समझना आता है। तो वो 2 से 6 वर्ष का ही टाइम है। 2 वर्ष तक तो वो बेचारा एक शब्द 2 शब्द जोड़ के एक सेंटेंस बना ले, बहुत बड़ी बात है। तो एक सेंसिटिव या संवेदनशील, यानी माहौल मिले तो बहुत अच्छे से वो भाषा को यहाँ एक्वायर कर लेगा। अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, न्यूट्रल यानी जीरो नहीं है ना, और नॉट सो सिग्निफिकेंट नहीं, सिग्निफिकेंट पीरियड है। ठीक, लगभग हर दृष्टि से, फिजिकल डेवलपमेंट की भी, सोशलाइजेशन की भी, बुद्धि के भी, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी ये वाला जो टाइम पीरियड है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21वां सवाल पढ़िए और जवाब दीजिए। अ टीचर रिमार्क्स इन अ को एजुकेशन क्लास टू बॉयज, यानी को एजुकेशन मतलब कोएड स्कूल है जहां लड़के भी पढ़ते हैं और लड़कियां भी पढ़ रही हैं। तो एक टीचर ने रिमार्क दिया, एक टिप्पणी दी। वो टिप्पणी क्या है, लड़कों को बोला कि बी बॉयज एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, यानी लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, है ना। तो ये क्या है, ये जो रिमार्क है, जो टिप्पणी है कि लड़के बनो या लड़कियों की तरह रहना सीखो, ये क्या हुआ, ये दोनों ही क्या है बताओ बताओ, स्टीरियोटाइपिंग है, रूढ़िबद्धता है ना। पूरे भारतवर्ष में हम बहुत ही एक कॉमन डायलॉग चलता है कि भाई चूड़ियां पहनी हुई हैं क्या, ये क्या हुआ, ये एक ऐसा रिमार्क है जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टीरियोटिपिकल सोसाइटी में हमने क्या कर दिया, रूढ़िबद्ध कर दिया वीकनेस को या फीमेल्स से, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, बायसनेस है 100%। इज अ गुड एग्जांपल ऑफ डीलिंग विद बॉयज एंड गर्ल्स, ऐसे ही करना चाहिए जी नहीं। रिफ्लेक्ट्स स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। देखो डिस्क्रिमिनेशन या फिर बायसनेस स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर में भरी होती है, क्योंकि वो स्टीरियोटाइप बनता ही नहीं अगर उसमें इक्वालिटी होती, उसमें बायसनेस होती। ये बात जनरली कोई करेगा नहीं इस तरह से, इसको इस तरह समझो, क्योंकि बायसनेस और स्टीरियोटाइप में आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब है रूढ़िबद्धता, जो चली आ रही बात है वो रूढ़िबद्ध हो गई है, ट्रेडिशन बन गई है एक तरह का, है ना, कि सारे अमीर लोग खराब हैं, सारे गरीब लोग खराब हैं, ये नीची जाती है, ये ऊंची जाती है, क्या है, स्टीरियोटाइप बन गया एक, है ना। और अगर हम बात करें लड़कियां कमजोर होती हैं मैथ्स में, लड़के अच्छे होते हैं, तो ये सब क्या है, स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप में हमेशा बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन भरा होगा, अदरवाइज वो स्टीरियोटाइप बनता ही नहीं। अगर हम बराबरी मान रहे होते कि लड़के भी बराबर हैं लड़कियां भी बराबर हैं, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, ये बात अगर हम मान रहे होते तो वो स्टीरियोटाइप नहीं बनता। तो भेदभाव भी उसमें शामिल होता है और उसमें बायसनेस भी होती है, यानी हम किसी ना किसी तरफ झुके हुए हैं, ठीक है ना। ठीक, हाँ मैम दिक्कत होगा तभी ठीक है, ऐसे रहने दो, पेपर को आदत हो जाएगी। चलो ठीक है, कुछ पेपर हम ऐसे ही कर लेंगे फिर डिस्कस। तो लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है कि बी बॉयज एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, है ना। हाईलाइट्स द बायोलॉजिकल, या कोई बच्चा रोने लगे अगर लड़का, तो भी यही डायलॉग हम मारते हैं कि क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, जैसे वो ह्यूमन नहीं है, उसके अंदर इमोशन नहीं है, वो रो नहीं सकता, है ना, इनकैपेबल है, रोबोट है बेचारा। हाईलाइट्स द बायोलॉजिकल सुपीरियोरिटी ऑफ बॉयज ओवर गर्ल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आगे आएंगे, रिफ्लेक्ट्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो तो यहाँ कोई पॉइंट ही नहीं है। तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। अब फिर से शुरू में तो जाना, जेंडर बायस के नाम पे आजकल लोग बहुत ही दिल पे ले गए हैं, फिर कहेंगे अभी वो एसडीएम वाला केस, उस पर चर्चा करेंगे संडे को समय मिला तो। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, असेसमेंट यानी आकलन, क्या है भाई आकलन, शुड एक्टिवली प्रमोट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमॉन्ग चिल्ड्रन, यानी बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को बढ़ावा दें। कट थ्रोट कंपटीशन, ये हमारा लक्ष्य कभी नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोऑपरेशन पे फोकस करना है बच्चे को, ना कि कॉम्पीट कराने पे एक दूसरे से। खुद से कंपटीशन करा दीजिए, बाकी बच्चों से कंपटीशन के लिए वो जीवित नहीं है। बी ऑप्शन है, शुड जनरेट टेंशन एंड स्ट्रेस टू एंश्योर लर्निंग, यानी जैसे ही टेस्ट लेने की बारी आए, आकलन की बारी आए, तो आप स्ट्रेस में आ जाए, जैसे पोल देते समय आप स्ट्रेस में आ जाए। होता है ऐसा, कम लोगों के साथ होता होगा, आपको पता है यार ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं।
इज अ वे टू इंप्रूव लर्निंग, यानी सीखने में सुधार का एक तरीका है। यदि गलती की है तो वो गलती दोबारा फिर होगी नहीं, क्योंकि हम उस पर काम कर लेंगे। मुझे भी पता लग जाएगा इस कॉन्सेप्ट में आपको कंफ्यूजन है क्योंकि आप ज्यादा लोग गलत कर रहे हैं। तो इज अ वे टू इंप्रूव लर्निंग। तो असेसमेंट है, आकलन है, टेस्ट है, जांचना है, वो क्या है? सीखने में सुधार का एक तरीका है, फीडबैक मिलेगा। और ये कब होना चाहिए? ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। सबमेटिव होता है एट द एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इज अ गुड स्ट्रेटेजी टू लेबल, बच्चे को लेबल करना, कैटेगराइज करना, उस पर ठप्पा लगाना वीक का या फिर बहुत इंटेलिजेंट का, ये सब बेकार चीजें हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स इंक्लूजन। इंक्लूजन याद आ रहा है? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के बारे में या समावेशन के बारे में। समावेशन का मतलब क्या है? इंक्लूजन बना ही है वर्ड इंक्लूड से, सबको समावेशित करना है ना, इंक्लूड करना हर किसी को, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। ठीक, इसके बारे में कौन सी एक बात सही है ये पूछा है हमसे, फटाफट से बताइएगा। ऐसे ही क्वेश्चन करवाया करो, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ऑफलाइन के मैंने आपको बोला भी हुआ है, वैसे मैंने सोचा था, आपको कहा है कि 2018-19 ये 3 पेपर कर लो आप, क्योंकि 2018 में 1 पेपर हुआ था, 19 में पेपर 1 पेपर 2 करोगे तो डबल हो जाएगा। तो 2018 और 19 के मैंने ऑफलाइन पेपर आपको करने को कहा था, बट मैं 2016 से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि हल्का सा अगर कुछ भी चेंज है पैटर्न में या वो सब आपको क्लियर हो जाए। तो ये हम कर लेंगे, एक एक सेट इन बिटवीन प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऑफलाइन वाला भी देखिएगा, क्योंकि पेपर आपको ऐसे ही देके आना है अब, तो आपको थोड़ी आदत होनी चाहिए ये वाला भी पढ़ने की। बी ऑप्शन 92% लोग कह रहे हैं कि अगर हम बात करें इंक्लूजन की तो कौन सी बात सही है? इट इज द बिलीफ दैट सम चिल्ड्रन कैन नॉट लर्न एट ऑल। ये कोई बिलीफ नहीं है आज के एजुकेशन सिस्टम में। बाल केंद्रित शिक्षा ये कहती है कि ऑल चिल्ड्रन आर कैपेबल फॉर लर्निंग, या हर एक बच्चे में कैपेबिलिटी है, सीखने की योग्यता के साथ जन्म लेता है। वो क्या सीखेगा वो अलग होगा, हर बच्चा सेम चीज सीखे, गणित में ही अच्छे हो सब ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर बच्चे में सीखने की क्षमता है, वो आपको देखना है कि आप कैसे उसको सिखा पाएंगे। तो ये तो मानना ही नहीं है कि बच्चे सीख नहीं सकते। बी ऑप्शन है, इट इज द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल सिस्टम। यानी यह एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है, एक विचार है। कैसा? कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि उनको एजुकेशन सिस्टम, एक रेगुलर एजुकेशन सिस्टम, जहां हर तरह का बच्चा आता है, एक बच्चा जिसको चलने में दिक्कत है वो भी वहीं पढ़ सके। ऐसा नहीं हमने कह दिया कि तुम्हारे लिए अलग स्कूल बनाया है जो बच्चे देख नहीं सकते, तो उससे क्या होगा? वो समाज में ही अलग थलग हो जाएगा। इवेंचुअली तो उसको समाज में ही रहना है, तो जब आपने उसको अलग एजुकेशन में डाल दिया तो अब उसको समाज में एकोमोडेट करने में कल को समस्या ही होनी है, और वो अपने आप को अलग थलग महसूस करेगा। सब बच्चों के साथ में सीखेगा तो थोड़ा इंक्लूजन आएगा, वो बेटर है। ये एक फिलॉसफी है जो स्पेशल चिल्ड्रन आर अ स्पेशल गिफ्ट ऑफ गॉड, यानी बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं, जो विशेष बच्चे, ऐसी कोई बात यहां हम नहीं पढ़ते हैं। इट इज द बिलीफ दैट चिल्ड्रन नीड टू बी सेग्रीगेटेड, बिल्कुल भी नहीं। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। जैसे प्रकृति हमको इंक्लूड करके रखती है, बारिश होती है तो सबके लिए होती है, धूप निकलती है तो सबके लिए होती है, वैसे स्कूल में भी हर तरह का बच्चा पढ़ सकता है। ऐसा नहीं कुछ एक अलग थलग बच्चों को हम पढ़ाएंगे। तो ये भी हट गया। बी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है, जो कि आप लोग दे भी पा रहे हैं। और ये किस प्रिंसिपल पे आधारित है? ये भी एक क्वेश्चन आता है, इक्विटी के। इक्विटी बोले तो समता, ठीक, यानी बच्चे की नीड को समझते हुए हम व्यवस्था करते हैं, अपने सिस्टम में बदलाव लाते हैं। किस में चेंज लाते हैं? सिस्टम में, बच्चे में नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है? टू केटर टू द चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड अ टीचर शुड, यानी वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, अब ये ऑफलाइन में ऑनलाइन में दोनों में यही टॉपिक, क्योंकि सिलेबस थोड़ी बदल जाएगा। वंचित वर्ग क्या है? ये सोशियो इकोनॉमिकली वंचित हो सकता है, यानी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कमजोर रही हो, जाति के आधार पर वंचित हो सकते हैं, भाषा के आधार पर वंचित हो सकते हैं, कुछ जो भी लोग समाज में हाशिए पे हैं, यानी किसी भी आधार पे पीछे रह गए हैं, या जिनको उस तरह से मौका नहीं मिल पाया है, जाति, आर्थिक स्थिति, व्हाटएवर, लैंग्वेज, कलर, व्हाटएवर। तो उस हिसाब से जो डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से लोग हैं, उनको टीचर को, बच्चे हैं उनके साथ कैसे डील करना है, तो उनको भी इंक्लूड करेंगे। हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करना, इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहती है। ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम एंड इन्वॉल्व देम इन द क्लास डिस्कशन। बच्चे को एक्टिव रखना है, सिंपल बात। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके सामाजिक संदर्भ, उनके जीवन से जोड़ करके एग्जाम्पल देंगे उनको, और क्लास में जो चर्चा हो रही है उनको भी इंक्लूड करेंगे। बात तो सही है, उनको भी मौका देंगे बोलने का, कहने का। मेक देम सिट सेपरेटली, अलग थलग नहीं बिठाना होता बच्चे को। इग्नोर देम एज दे कैन नॉट इंटरेक्ट विद अदर स्टूडेंट्स, के वो तो निचले तबके से आ रहे हैं, या उनको अलग दृष्टि से, हीन भावना से आप देख रहे हैं और उनको अलग बिठा दिया आपने, है ना। गिव देम अ लॉट ऑफ रिटर्न वर्क। क्यों भाई? बच्चे को एक्टिव रखना है ना, सिर्फ उन्हें ही क्यों रिटर्न वर्क? अगर मिल रहा होगा तो सबको मिलेगा।
तो फर्स्ट ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है कि बच्चों को उन्हें भी इन्वॉल्व करेंगे, उन्हें भी एक्टिव करेंगे, उन्हें भी डिस्कशन में, डिबेट में शामिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन इन्होंने इसको बना दिया है, जबकि आजकल ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है वन लाइन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स इज एन आइडेंटिफायर ऑफ अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता या निर्योग्यता। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। लर्निंग डिसेबिलिटी की पहचान किससे पता लगेगा? अब ये भी नहीं बताया कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी। अभी क्या है, पूछ लेते हैं डिसलेक्सिया वाला बच्चा कौन सा है, डिस्ग्राफिया वाला बच्चा कौन सा है, डिस्कैल्कुलिया वाला बच्चा कौन सा है, या डिस्कैल्कुलिया क्या होता है। यहाँ सीधा लर्निंग डिसेबिलिटी दे दिया। अब खुद से पहचानो कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी किस ऑप्शन में नजर आ रही है। 83% लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब्यूसिव बिहेवियर, अब्यूसिव बिहेवियर जो अपमानजनक व्यवहार है, ये कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी का हिस्सा नहीं है। ये बच्चे के एक्सपीरियंसेस या बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। तो अब्यूसिव बिहेवियर को हम लर्निंग डिसेबिलिटी में काउंट बिल्कुल भी नहीं करते। वो बहुत सारे रीजन से हो सकता है। बी ऑप्शन है, राइटिंग बी एज डी, वॉज एज सॉ, 21 एज 12। ये बात हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। बी को डी लिखता है बच्चा, वॉज को सॉ लिखता है या पढ़ता है, और 21 को 12 पढ़ता है। डॉग को गॉड, गॉड को डॉग, ये सारी समस्या। 6 को 9 पढ़ सकता है। अब पढ़ेगा जो गलत वो लिखेगा भी गलत। तो डिसलेक्सिया ये है इस बच्चे को। राइटिंग है इसलिए ये नहीं सोच लेना कि ये डिसलेक्सिया नहीं होगा, डिस्ग्राफिया होगा। डिस्ग्राफिया में ऐसा नहीं होता कि वो उल्टा लिख देता है। डिस्ग्राफिया में तो आप राइटिंग पढ़ ही नहीं पाएंगे, ऐसी राइटिंग होती है। तो डिसलेक्सिया ही है, क्योंकि ये बच्चे रीडिंग और राइटिंग दोनों में गड़बड़ कर देते हैं। भाई जब गलत पढ़ रहा है बच्चा, जब 100 को वॉज पढ़ा है तो वॉज कैसे लिखेगा? मतलब 100 को अगर वॉज पढ़ा है बच्चे ने तो वो वॉज ही लिखेगा जब उससे 100 बोलोगे। या सिंपल तरीके से देखें, अगर वो बी को डी पढ़ता है तो जब भी आप उसे बी लिखने को कहोगे वो डी लिखेगा। मतलब पढ़ता गलत है तो लिखेगा भी गलत, सिंपल बात। तो बी ऑप्शन यहां सही लग रहा है। सी ऑप्शन है, लो अटेंशन स्पैन एंड हाई फिजिकल एक्टिविटी। ये एडीएचडी वाला बच्चा होता है, बट यहां पे अटेंशन स्पैन कम है और उच्च शारीरिक गतिविधि है। इनको हम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कह देते हैं। ये लर्निंग डिसेबिलिटी में ही काउंट हो जरूरी नहीं है। एडीएचडी जैसी चीजों को विकासात्मक अक्षमताएं भी कह देते हैं। फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स, ये एडीएचडी ऑटिज्म वाले बच्चे को भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ऑटिज्म और एडीएचडी की बात कर रहे हैं तो ये कोई लर्निंग डिसेबिलिटी ना होकर के डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं। यानी जन्म से जो आपके शुरुआत के जीवन के 8-10 साल होते हैं बच्चे के, तभी पता लग जाता है कि क्या कुछ ना कुछ डेवलपमेंट में समस्या हुई है। तो यहाँ पे जो लर्निंग डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आता है वो आता है बी ऑप्शन, बी एस डी एंड 21 को 12 पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, और 4 सवाल हैं फिर आपकी छुट्टी है। अ चाइल्ड हु कैन सी पार्शियली, यानी वो बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, यानी पार्शियली देख सकता है, पूरी तरह से क्लियर नहीं दिखता, थोड़ा थोड़ा ब्लर या कुछ हद तक विजन जो है क्लियर है, पूरी तरह से क्लियर नहीं है, उसकी जो आईसाइट है उसमें प्रॉब्लम है। शुड नॉट बी गिवन एजुकेशन सिंस इट इज नॉट ऑफ एनी यूज टू हिम। ऐसे बच्चे को शिक्षा ही मत दो जिसको ठीक से दिखता नहीं है, उसके लिए शिक्षा भी काम की नहीं है। तो ये एकदम वाहियात बात हो गई है ना। हम कह रहे हैं एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक। नीड्स टू बी पुट इन अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन, यानी एक अलग इंस्टीट्यूशन में, सेपरेट नहीं, रेगुलर स्कूल सिस्टम में। शुड बी पुट इन अ रेगुलर स्कूल वाइल मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस, ये बात सही है कि विशेष प्रावधान करते हुए एक नियमित विद्यालय में रखना। यानी बच्चे को अगर देखने में समस्या है, पार्शियली दिखता है, तो आप बड़ा लिखेंगे बोर्ड पे, ये आपने क्या किया, विशेष प्रावधान किया। बच्चे को आगे बिठाएंगे, है ना। तो अगर ब्रेल लिपि की जरूरत है, बिल्कुल नहीं दिखता, तो ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन रेगुलर क्लासरूम में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो यही तो इंक्लूसिव एजुकेशन है, सी ऑप्शन सही है। शुड बी पुट इन अ रेगुलर स्कूल विद नो स्पेशल प्रोविजन। भाई जब आपने कोई प्रोविजन ही नहीं किया, आप कह रहे हैं जिस बच्चे को चलना नहीं आता, जिस बच्चे को देखना नहीं आता, वो भी क्या करे, छोटे छोटे प्रिंट में पढ़े। इतने छोटे प्रिंट में अगर किसी को आप पढ़वाएंगे जिसको देखने में समस्या है, जिसका विजन क्लियर नहीं है, तो फिर आप अपराध कर रहे हैं एक तरह से एज अ टीचर। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि स्पेशल प्रोविजन करते हैं हम, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग सिस्टम में परिवर्तन करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे सीखेंगे नहीं। लर्निंग की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिएगा, जवाब दीजिएगा सीखना या अधिगम, है ना। लर्निंग एंड मोटिवेशन एक टॉपिक है, मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे आपको। लर्निंग हैज वेरी लिटिल कनेक्शन विद इमोशंस, यानी सीखने का संवेगों से बहुत कम संबंध है। मतलब मुझे आज कैसा महसूस हो रहा है, इससे सीखने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई हो सकता है मैं ज्यादा अच्छे से समझा पाती अगर थोड़ी सी तबीयत और बेटर होती। इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ लर्नर्स इमोशंस, यानी सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। ये बात मैं आपको बताई थी कल परसों, हम डिस्कस भी कर रहे थे बैच में भी। जब ज़ेज़ोंग लिखा हो, क्या लिखा हो, ज़ेज़ोंग लिखा हो, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, ये बात ज़ेज़ोंग कहते हैं।
उसके अलावा बाकी सारे लोग जो हैं उनके अलावा वो इंटर रिलेटेड हैं, इंटरट्वाइंड हैं, इंटरमिंगल्ड हैं। कौन? कॉग्निशन एंड इमोशन। भाई आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इस बात से बहुत हद तक प्रभाव पड़ेगा आपके सीखने पे। यदि बच्चा बहुत डिप्रेस्ड है, कोई घटना घट गई है जीवन में, तो वो सीख ढंग से नहीं पाएगा। बजाय कि अगर वो जॉयफुल होता, खुश होता, एक्साइटेड होता, तो अच्छे से सीखता। वहीं जब वो एंग्शियस है, नेगेटिव इमोशंस को फील कर रहा है, बहुत ज्यादा फियरफुल है या फिर बोर्ड है, तो ये सब सिचुएशन में सीखना मुश्किल हो जाता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्नर्स इमोशंस, ये बात बिल्कुल सही है कि एक बच्चे के या एक लर्नर के, एक अधिगमकर्ता के इमोशंस से सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है अधिगम। ठीक है ना? इज नॉट अफेक्टेड बाय लर्नर्स इमोशंस, ऐसा थोड़ी रोबोट थोड़ी हो आप, आपके इमोशंस आपके सीखने को, आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना? कोई संबंध नहीं है, ये कहना भी गलत होगा। तो कॉग्निशन एंड इमोशन वाला टॉपिक को इन्होंने इस तरह से पूछ लिया। ठीक, तो जो आपकी लर्निंग में आपके इमोशंस का रोल है, मोटिवेशन का भी रोल है। यदि बच्चा ज्यादा मोटिवेटेड है, ज्यादा बेहतर तरीके से सीखेगा। मोटिवेशन बिल्कुल नहीं है तो नहीं सीख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, थोड़ा सा लेंदी है बट आप जवाब दे पाएंगे मेरे ख्याल में। देखिएगा, पढ़िए फटाफट से, 2 क्वेश्चन और हैं इसके बाद, फिर आप आराम से जाकर के सो सकते हैं। बताइए फटाफट से, मतलब सोइएगा मत, कई लोग तो पढ़ते हैं, मैं देखती हूँ आप लोग 11 से 1 के बीच में ज्यादातर लोग सोते हैं। बहुत कम नंबर आ रहे हैं इंग्लिश में, कोई बात नहीं, करा देंगे। इंग्लिश और हिंदी की प्रैक्टिस बढ़िया करा देंगे, डोंट वरी, टेंशन ना लो। इतने प्रीवियस प्लेलिस्ट जो टॉपिक वाइज मैंने कराई हुई है वो देख लो, उसके ऊपर फिर जो भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो कर लेंगे। यूट्यूब पे कराई हुई है, फ्री नोट्स भी दिए हुए हैं, पढ़ लो यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या टेलीग्राम चैनल से। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू मेक कॉन्सेप्चुअल चेंजेस इन देयर थिंकिंग अ टीचर शुड, यानी अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए, यानी बच्चों को अपने कॉन्सेप्ट्स में परिवर्तन करना है, तो टीचर क्या करे? डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम थिंकिंग ऑन देयर ओन एंड आस्क देम टू जस्ट लिसन टू हर एंड फॉलो दैट, यानी बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए कि तुम तो खुद से सोचो ही मत, तुमसे क्या सोचना आता है, मैं बताऊंगी उसी को मान लेना। तो बच्चे की थिंकिंग को आपने बंद कर दिया, डब्बा बंद, ये तो खराब तरीका, बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा। ऑफर एन एक्सप्लेनेशन इन अ लेक्चर मोड, बस एक एक्सप्लेनेशन दे दी लेक्चर मोड में, तो बच्चा पैसिव है यहाँ, जबकि हमें बच्चे को एक्टिव रखना है। वो ऑप्शन ढूंढिए जिसमें बच्चा एक्टिव हो, सिंपल एक ट्रिक है पूरे पेपर को सॉल्व करने की। सी ऑप्शन है, मेक क्लियर एंड कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशंस एंड हैव डिस्कशंस विद द स्टूडेंट्स, यानी स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देना चाहिए तथा विद्यार्थियों के साथ चर्चा होनी चाहिए। बच्चे एक्टिव लगे थोड़े से, फिर भी डी ऑप्शन चेक करेंगे। ऑफर रिवॉर्ड्स फॉर चिल्ड्रन, जो अपनी थिंकिंग को चेंज कर पा रहे हैं, तो रिवॉर्ड का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, चर्चा के साथ परिवर्तन आना चाहिए ताकि सच में कॉन्सेप्ट्स में चेंज आ पाए। तो आप एक क्लियर एंड कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन, मान लीजिए आपको किसी चीज में कंफ्यूजन है तो मुझे वो क्लियरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और वो कन्विंसिंग यानी लॉजिक के साथ वो बात कहनी पड़ेगी, और साथ में क्या है, डिस्कशन होना चाहिए आपके साथ। जो आपके मन में भ्रांतियां हैं, विचार हैं, वो आप प्रस्तुत करें, फिर हम चर्चा करें, डिस्कशन हो, डिबेट हो, तब कॉन्सेप्ट्स में परिवर्तन हो, यानी बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव हो गए, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम बन गई, जो कि आधार है आपके किसी भी क्वेश्चन का। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा एक बार, ये क्या पूछता है भाई, ये कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्राइमरी स्कूल क्लासरूम व्हाट डज एक्टिव एंगेजमेंट मीन, यानी प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? एक्टिव एंगेजमेंट मतलब बच्चे सक्रिय हैं, सो नहीं गए पीछे, पैसिव नहीं है बच्चे, सक्रिय हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं कुछ ना कुछ। इमिटेटिंग एंड कॉपीइंग द टीचर, अब इमिटेट करना, नकल करने को या कॉपी करने को एक्टिविटी करना नहीं कहते। बच्चे का दिमाग, उसका दिल, उसकी बॉडी, ये सब एक्टिव है, तब हम एक्टिविटी कह रहे हैं। एटलीस्ट दिमाग तो हो ही, नकल करने को तो हम एक्टिविटी नहीं कहते। ऐसे तो फिर ये वही बात हो गई कि भाई चोरी में भी मेहनत लगती है, तो बहुत बढ़िया बात है, चोर तो बहुत मेहनती इंसान हो गया, है ना, तो उसको क्रेडिट दे दें इस बात का। इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग एंड डिबेट, भाई यहां पे बच्चा एक्टिव है कि वो जब प्रश्न पूछेगा, खोजबीन करेगा, क्वेश्चनिंग करेगा, डिबेट, चर्चा करेगा, अपने विचार प्रस्तुत करेगा, दूसरों के विचार सुनेगा, ये बात 100% सही है, बच्चे प्रॉपरली एक्टिव है यहाँ पे। कॉपी करना आंसर को जो टीचर ने दिए हैं, रट्टे लगा लो, रिकॉल कर लो, ये सब बेकार की बातें हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आज के लिए, आउट ऑफ 30 कितने ठीक किए वो बता के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? 30th कहता है कि चिल्ड्रन आर मोस्ट क्रिएटिव, यानी बच्चे सबसे ज्यादा रचनात्मक कब होते हैं? व्हेन दे पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। कैसे भाग लेते हैं? अंडर स्ट्रेस टू डू वेल इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, कि भाई दूसरों को करके दिखाना है इस बार। जब आप बहुत ज्यादा दबाव में हैं तब बहुत अच्छा पढ़ेंगे। हो सकता है 1-2% लोग हों, कह दें हाँ हम पे तो बहुत दबाव रहता है तभी पढ़ते हैं। देखो एक सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेस ठीक होता है, हेल्दी होता है, वो भी आप लोगों के लिए, मतलब एक हल्का सा चैलेंजिंग होनी चाहिए जो सिचुएशन है, लेकिन ओवर स्ट्रेस्ड होगा बच्चा तो दिक्कत हो जाएगी।
तो स्ट्रेस तो हमको देना ही नहीं है बेसिकली, अगर बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो। आउट ऑफ इंटरेस्ट यानी अपनी रुचि से जब आप कोई काम करते हैं, मैं अपनी रुचि से खड़ी हूं यहाँ, किसी ने कोई मजबूरी नहीं है मेरी, आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आपको किसी ने पैसे नहीं दिए, आपको जबरदस्ती नहीं बुलाया गया, आप इतनी संख्या में आए हैं, तो क्या हुआ, आउट ऑफ इंटरेस्ट काम हो रहा है। नीड हो सकती है आपकी ऑफकोर्स अपनी रुचि से। आउट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो क्या होगा, आप सीख पाएंगे या नए नए तरीके ढूंढ पाएंगे किसी चीज को करने के, जब आप खुद से कुछ करते हैं तो। फॉर रिवॉर्ड्स, ये भी ज्यादा लंबा नहीं टिकेगा। टू एस्केप देयर टीचर्स स्कॉल्डिंग, यानी डांट से बचने के लिए, तो भी आप बहुत ज्यादा रचनात्मक या ओरिजिनल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है कि आप ओरिजिनल हो, आप में क्या हो, मौलिकता हो। मौलिकता तब होगी जब आप नेचुरली जैसे हैं वैसे अब किसी चीज में लगे हुए होंगे, ठीक है ना। तो आउट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात है। और एक और चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे, मैं बहुत बार कह रही हूं, हर बार डीसी साथ में चलते हैं, सीसी साथ में नहीं चलते। मतलब क्या हुआ, डीसी का मतलब क्या हुआ, डाइवर्जेंट थिंकिंग जुड़ी हुई है क्रिएटिविटी से, ना कि कन्वर्जेंट थिंकिंग जुड़ी हुई है क्रिएटिविटी से। ये बात ध्यान रखनी है, इसमें बहुत गड़बड़ होती है। सीसी साथ में नहीं जाएगा, यहाँ डीसी जाएगा साथ में, ठीक है जी। तो आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए वो आप बताएंगे एक बार स्कोर को। और आप चाहते हैं कि टाइप कराया जाए या फिर एज इट इज, जैसे आपने एक बार दो ऑप्शन दे दो, टाइप्ड या फिर एज इट इज, टाइप्ड या फिर पेपर, बस दो लिख दो। तो अगर हम बात करें आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए आपके, वो आप कमेंट में बताएंगे। इसके अलावा इसी तरह से कुछ कुछ साइट हम ऑफलाइन वाले भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि सिलेबस नहीं बदला है और एक आदत हो जाती है, जब आप सामने देखते हो उस तरह से थोड़ी तकलीफ होती है पढ़ने में, तो सही रहता है ना। पेपर ही पसंद है आप में से 77% लोगों को अभी तक तो जो नजर आ रहा है। पेपर 30 आउट ऑफ 30, 23 आउट ऑफ 30, 25 आउट ऑफ 30। देख रहे हो, आसान है, मॉडरेट ही क्वेश्चंस आने हैं, क्योंकि पेपर एक लेवल पे ही सेट होता है कि इतने % डिफिकल्ट क्वेश्चन, इतने % इजी, इतने % मॉडरेट, और डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत कम ही होते हैं। और डिफिकल्ट भी क्या है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डिफिकल्ट कुछ है नहीं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सभी फिलोसफर्स को रिवाइज कर दो। फिलोसफर्स, साइकोलॉजिस्ट ना, फिलोसफर्स तो इतने नहीं आते हैं आपके पेपर में, सीटेट में तो स्पेशली। चलिए 29 आउट ऑफ 30 करा देंगे, डोंट वरी, टेंशन क्यों लेते हो, सब हो जाएगा। आप बस मस्त 9 बजे रात को जग के आ जाओ और आपका डेली क्लास हो जाए, और नोट्स जो दिए हुए हैं वो पढ़ लो, थोड़ा बहुत साथ में प्रीवियस ईयर कोई कोर्स लिया हुआ है तो उसमें पढ़ लो, करियर विल पे जुड़े हुए हो तो वहां भी जो भी आपका कोर्स वगैरह है वो कंप्लीट कर लो। अदरवाइज ज्यादा आपको टेंशन लेनी नहीं है, इतना कर लोगे खुश रहोगे, मस्त, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। बात ठीक है नहीं। चलें आगे बढ़े, सीटेट के बैच में भी आप एनरोल कर सकते हो। कल मिलते हैं, ऐसे ही टेस्ट देते रहेंगे बीच बीच में। कल मिलेंगे 9 बजे। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, पेपर ही करेंगे, 72% लोग पेपर ही कह रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको डिफिकल्टी हो रही है लेकिन आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कोई और बात हो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। कल बैच में